हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर के बॉटनी के पहला पेपर के ऊपर बात करने वाले हैं। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, उन्हीं को आज हम लोग चिन्ह लगाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इस साल आ सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना फ्रेंड, ताकि आप पूरा समझ सके। और देखिए, वीडियो को भगा के मत देखना, स्किप करके मत देखना। अगर इस तरह से अगर आप देखते हैं तो बीच बीच में मैं जो समझाऊंगा वो आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से करिए, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही पास है। और अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिल सकेगा। अगर फ्रेंड हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जाके लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लेना, राइट। चलिए फ्रेंड, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पहला यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉटनी का पहला पेपर है बीएससी फाइनल ईयर का, राइट। डियर स्टूडेंट, आप मेहनत करते रहिए। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, भगवान एक दिन निश्चित रूप से आपको सफल बनाएंगे। निश्चित रूप से आप वो चीज कर पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे। तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, नो डाउट, आप गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपको सफलता मिल ही नहीं सकती, राइट ना। तो अगर आपको सफल होना है तो जीवन में आपको मेहनत करना पड़ेगा, राइट। अगर मेहनत अगर नहीं कर रहे हैं तो भूल जाइए, आपको कोई भी सफलता नहीं मिल सकता। तो मेहनत को बिल्कुल आपको गले लगाना है अगर आपको सफल होना है जीवन में, तो राइट। जो भी इंसान सफल हुए हैं मेहनत के दम पर, मेहनत किए हैं तभी जाके वो सफल हुए हैं। अगर वो मेहनत नहीं करते तो आज सफल नहीं होते। तो आप भी मेहनत करते रहिए। इस विद्यार्थी जीवन में अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो और कौन सी उम्र में मेहनत करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास कोई ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। जैसे आपका उम्र बढ़ते जाएगा तो आपका जिम्मेदारी बढ़ते जाएगा। तो बिल्कुल आप अभी पढ़ने के लिए हैं, बिल्कुल पढ़िए, समय दीजिए। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पेपर क्रोमेटोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इनको चिन्ह लगा लेंगे। अधिशोषण कालम क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं इनको बताने, सी नंबर को आप चिन्ह लगा लेंगे। और अगला है ओवन क्या है। ओवन के प्रकार तथा कार्यकारी सिद्धांत को समझाइए। ओवन आप देखे होंगे ओवन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ओवन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ओवन का यूज जैसे कोई केमिकल है, अगर हमको उनको सुखाना है तो हम ओवन ओवन में डाल करके हम उनको सुखा सकते हैं, राइट। और वो भी उनका साइज बड़ा छोटा अलग अलग आते हैं, तो वो कैसे खुलते हैं, कितना उनका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, वो सारा चीज उनको देखिएगा। एक बार आप यूट्यूब में जरूर देखें ओवन दिखते कैसे हैं, राइट। ये आप जरूर देखें, ठीक है। इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, इसकी बनावट, कार्यविधि, प्रकार, उपयोग को बताना है। ये भी चौथा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले ये सब क्वेश्चन नहीं था। 2020 के पहले 2021-22 तक ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 23-24 में ये क्वेश्चन सब जुड़ गए। हाँ, 22 या 23 से जुड़े हैं, ठीक है, 22 या 23 से ये सब क्वेश्चन अलग से जुड़ गए। सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं, पांचवा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इनको चिन्ह लगा लेंगे। इनका यूज कैसा, ये सब के सब इंस्ट्रूमेंट है, एक सिस्टम है, ठीक। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, ये बहुत महंगा आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आप एक बार देखें। और ऑटोक्लेव, ये इतना क्वेश्चन 3 से लेकर के 7 तक ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ से पढ़ लीजिएगा आप, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर इतना आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग सेकंड यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। पादप उत्तक संवर्धन क्या होते हैं, इसकी विधि और महत्व को बताइए। ये बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इस बार भी चांस है। परागकोश का संवर्धन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। भ्रूण संवर्धन क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखते हैं, यहाँ है टोटी पोटेंसी पर निबंध लिखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन। प्रोटोप्लाज्मा संवर्धन क्या होते हैं, इनकी संवर्धन की क्रियाविधि को आपको बताना है। अगला है कोशिका
द्रव्य संकर क्या होते हैं इसको भी बताना है। ये अ वाला पार्ट को आप पढ़ें, अ वाला पार्ट को बी को छोड़ दीजिए, ठीक। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी बहुत बार पूछे गए हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बहुत बार पूछे गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन अथवा में आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। सब क्वेश्चन छोड़ देंगे अगर मान लीजिए छोड़ दिए तो, लेकिन ये दोनों प्रश्न आप मत छोड़ना, क्योंकि ये दोनों प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये पहला वाला जो क्वेश्चन है पादप उत्तक संवर्धन, इनको भी आप मत छोड़ना। इस तरह से ये प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं उनको भी आपको नहीं छोड़ना है, एक और ऊपर का एक, दो क्वेश्चन। और ये जो आपका प्रकाश सूक्ष्मदर्शी है इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इकाई 3 की ओर आगे बढ़ते हैं, यूनिट 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पादप रोग के लक्षण। रोगजनक की संरचना के आधार पर पादप रोग के लक्षणों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पादप रोग के लक्षण जैसे आपने देखा होगा फल्ली होते हैं, फल्ली में रोग लग जाते हैं, उनके पत्ते पर गोले गोले चिन्ह पड़ जाते हैं। और आपके घर में नींबू होगा उसमें भी रोग लगते हुए दिखाई देते हैं। और आपके आसपास में गेहूं के जो पौधे होते हैं, गेहूं के जब फसल उगाए रहते हैं उसमें भी रोग हो जाते हैं, धान में भी रोग हो जाते हैं। जितने भी पौधे हैं हर पौधों में लगभग बीमारी होते ही होते हैं। तो उनका लक्षण क्या है, कैसे उनका लक्षण दिखाई देते हैं अलग अलग प्लांट्स पर, उनको हमको समझना है, उनको पूरा वर्णन करना है। ये दूसरा प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, पादप रोग नियंत्रण। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने चिन्ह लगा दिया है। पादप रोग नियंत्रण क्या है, इनके सिद्धांत प्रबंधक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गन्ने का जो लाल रंग सड़न होते हैं उनके लक्षण, रोगजनक का नाम, रोग चक्र कैसे वो चलते हैं, कितना दिन में अपना वो रोग जो फैला देते हैं उनको कैसे हमको समझना है, और उनके लिए बचने का उपाय भी हमको बताना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धान का बैक्टीरियल ब्लाइट रोग के रोग कारक लक्षण तथा नियंत्रण की विधि भी बताना है। मूंगफली में होता है टिक्का रोग, ठीक है। रोगजनक रोग नियंत्रण के उपाय को बताना है। देखिए बॉटनी के सिलेबस है चाहे जूलॉजी के सिलेबस है, क्वेश्चन भले कम लगते हैं लेकिन बहुत सारा पढ़ना होता है, लंबा लंबा पढ़ना होता है, शॉर्ट में नहीं पढ़ना होता है, राइट ना। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं का कीट रोग है ना, कैसे होते हैं, रस्ट डिसीज के लक्षण, उसके फैलाने वाले कारक, चक्र, नियंत्रण के उपाय सब में बताना है। तो ये इतना क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, ये 3 6 7 प्रश्न आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए आप वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, भगा के मत देखना, क्योंकि इसमें ज्यादा लंबा वीडियो ये नहीं जाएगा। ये आपको मुश्किल से 8 से 10 मिनट के वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह की वीडियो को आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। देखते हैं, हमको एक बात समझना होगा, वायु प्रदूषण क्या होते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत, प्रमुख प्रदूषक, उनके प्रभाव और उनके नियंत्रण करने के उपाय को बताना है। आपको पता होना चाहिए जो वायु होते हैं, पहले वायु का संगठन आपको मालूम होना चाहिए। 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% आपके ऑक्सीजन गैस है और 0.003% आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर इनके संगठन में किसी भी प्रकार से, चाहे गैस के माध्यम से, चाहे फैक्ट्री से जाने वाले गैसों के माध्यम से, या लोगों के धुएं जलाने के आग जलाने से जो धुएं निकलते हैं उनके कारण, राइट ना। तो ऐसे बहुत सारे कारण है जो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। और यातायात चलने वाली जो गाड़ी है वो भी वायु प्रदूषण के कारण है। तो वायु के संगठन में होने वाला अनचाहा परिवर्तन को ही हम लोग वायु प्रदूषण कहेंगे। इनके प्रमुख स्रोत क्या क्या है जिसको मैंने अभी आपको बताया, इनको फैलाने वाले कारण क्या क्या है। एक तो देखिए पेड़ पौधे को हम लोग इतने दोहन गति से इनको काट दे रहे हैं जल्दी जल्दी, और काट करके हम लोग सिटी शहर बसा दे रहे हैं, फैक्ट्री बना दे रहे हैं, जिसके कारण जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है, राइट ना। और इनके दुष्प्रभाव क्या क्या है, देखिए बहुत सारे इनके प्रभाव मिलेंगे आपको। अगर
वायु प्रदूषण हो रहा है तो श्वास संबंधित आपको बीमारी हो सकते हैं और बहुत सारे चीज है जो आपके जीवन में इफेक्ट कर सकते हैं। अब इनसे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ये आप मुझे सोच के बताएंगे। कमेंट तो आप करें जरूर कि हम कैसे वायु प्रदूषण से बचें और कैसे वायु प्रदूषण जो हो रहा है उनके ऊपर हम एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए और ले भी रहे हैं और इन पर सुधार भी कर रहे हैं। ठीक। जल प्रदूषण क्या है आपको पता है डियर स्टूडेंट, जो जल होते हैं वो जीवन का आधार है। बिना जल के जीवन नहीं चल सकता। अगर जल नहीं है जीवन में तो आपका जीवन भी नहीं है, समझिए। तो जल के संगठन में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन या अनचाहा परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। तो इनके भी बहुत सारे कारण है। मानव के द्वारा नदी नालाब में नदी तालाब में जो क्या होते हैं, जानवरों को धो देने के कारण और फैक्ट्री से आने वाले जो पानी है उनको वहां छोड़ देने के कारण, और जहाँ गंगा जी है वहां पर धार्मिक मान्यता के अनुसार लोग वहां पर जो भी अस को जो अस होते हैं, मतलब सौ का अस होते हैं उनको भी वहां पर डाल देते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण हो रहे हैं। तो ये तो पर्यावरण टाइप का पार्ट है। ये एग्जाम में अगर नहीं भी आते हैं तब भी इनको आप जरूर एक बार देखें, पढ़ें, समझें। आपके नॉलेज लेवल को आगे लेके जाना है उसके लिए आपको पढ़ना होगा। और देखते हैं ग्रीन हाउस जो प्रभाव होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं, आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा। तो इनको आप पढ़ें जरूर। अम्ल वर्षा इनको भी पढ़ें आप, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैव आवर्धन ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत का क्षय हो रहा है, क्षरण हो रहा है आजकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ओजोन जो परत है हमारे जो वायुमंडल में, तो वहां पर एक परत पाए जाते हैं, जो पराबैंगनी किरण जो सूर्य प्रकाश से आ रहे हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो उन पराबैंगनी किरण को ओजोन परत क्या कर लेते हैं, अपने अंदर में अवशोषित कर लेते हैं और एक सही जो सनलाइट है उनको पृथ्वी के अंदर आने देते हैं। तो अभी इनके ओजोन परत जो है वो क्षरण हो रहा है, उनका मतलब कमी होते जा रहे हैं, वो पतला होते जा रहे हैं, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। राइट। पादप सूचक पर टिप्पणी लिखो, ये पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये छठवा भी, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन कीजिए और जैव विविधता क्या होते हैं। एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, आपके भी दो हाथ है, दो पैर है और दो आंख है, दो कान है, एक नाक है, ठीक है। लेकिन मैं आप ही की तरह इंसान हूँ, लेकिन फिर भी आप और मेरे में क्या है, अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवों में समानता होने के बाद भी जो भिन्नता पाई जाती है उन्हीं को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता ही लोगों को एक नया गुण, नया क्वालिटी प्रदान करते हैं, तो इनका विशेष महत्व है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है डियर स्टूडेंट। लुप्त प्राय या संकटपन्न जीव कौन जीव होते हैं। लुप्त प्राय ऐसे जीव जो हमारे पर्यावरण में जो समाप्त होने के कगार पर है, जो संकट में है, समाप्त होने के लिए लास्ट सिचुएशन पर है। अगर उनका संरक्षण हम लोग नहीं करेंगे तो वो पूरे दुनिया से समाप्त ही हो जाएगा। राइट ना। तो ऐसे जीव को जो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन अगर उनका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। जैसे डायनासोर, अभी के टाइम में आप देखेंगे डायनासोर पूरी तरह से लगभग समाप्त हो गए हैं। राइट ना। तो ये डायनासोर आपको देखने के लिए बहुत कम जगहों पर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ें, बहुत अच्छा सवाल है ये। और देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं DO और COD, इसको आप पढ़ें, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है, अगर जो पानी है वो प्रदूषित हो गए हैं, राइट ना, तो वहां पर उस प्रदूषण को बचाने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। राइट ना। वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तो उस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए केमिकल डालना होगा। तो वहां पर जो प्रोसेस होगा वो हो जाएगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इनको आप पढ़ें, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या चीज होते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। और इनको भी पढ़ें, CBD। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजॉल्व ऑक्सीजन ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ें। ठीक है, कम से कम COD को आप जरूर पढ़ें और ऊपर का जितना हमने चिन्ह लगवाया उनको आप पढ़ लेंगे। राइट, इनको भी पढ़ें। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम क्या है,
इनके उद्देश्य कार्यकलाप का वर्णन कीजिए। ठीक, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 5वां यूनिट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय प्रवृत्तियां क्या होती हैं, इनको परिभाषित कीजिए और गुण दोष को बताएंगे। समांतर माध्यिका क्या होते हैं, आपने 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा, तो ये चैप्टर आपको कठिन नहीं लगेगा। समांतर माध्य, हम यहाँ पर पुष्पों की संख्या और पौधों की संख्या, इनके बीच में हम समांतर माध्य निकालेंगे। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो फार्मूला अगर आपको पता है तो फार्मूला के बेस पर आप जैसे 10th क्लास में गणित पढ़े थे वैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न को आपको पढ़ना है। समांतर माध्य एकदम इजी पार्ट है हमारा, एकदम इजी चैप्टर है, ये आप पढ़ें। बहुलक क्या होते हैं, अच्छा इसमें बहुलक को भी पूछे गए, जो बार बार आते हैं संख्या, वो उनकी क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है, राइट। जैसे डियर स्टूडेंट आप यहाँ देखें, यहाँ कितना संख्या कितना बार है देखते हैं। 25 यहाँ है क्या, 2 बार मिल गया, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 बार हो गया। 15 है यहाँ पर, और 15 2 बार मिल गया है ना। और यहाँ 29 है, 29 नहीं है। यहाँ 30 है, और यहाँ 40 है, 27 है, 25 है, 15 है, 13 है, और 30 है। तो जो संख्या जितने ज्यादा बार आते हैं वो उसके बहुलक कहलाते हैं। मान लीजिए 30 यहाँ 3 बार आ रहे हैं, तो इस संख्या में वो क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से ये बहुलक का पाठ आप पढ़ें। प्रमाप या मानक विचलन से क्या समझते हैं, ये 13 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 प्रश्न देखते हैं। जैव सांख्यिकी क्या होते हैं, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमएससी में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, आप जो ऊपर के जो क्वेश्चन हैं, 1 2 प्रश्न ये अगर यहाँ से आप समझ जाते हैं, समांतर माध्य जैसे आपने गणित में पढ़ा है सेम वैसे ही आप यहाँ भी पढ़ेंगे, तो इतने चीजों को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने देखा बॉटनी के पहले पेपर, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या क्या है उसको हमने अच्छी तरह से समझा, और आप भी समझे होंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कहीं ना कहीं बच्चे लास्ट में, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किए हैं और एकदम पेपर उनके लिए एकदम पास है, तो ऐसे बच्चे के लिए ये आपका हेल्प करेगा ये वीडियो, ठीक है। अगर फ्रेंड हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। अगर चैनल में नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा तुरंत आपको मिल सकेगा। और जो भी आपके भाई बहन, जो भी आपके दोस्त या रिश्ते नाते में जो भी आपके फ्रेंड पढ़ते होंगे, उनको आप जरूर शेयर करें, ताकि इस तरह से जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो सब बच्चे को मिल सके, ठीक है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप जैसे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ सके, क्योंकि आज के टाइम में जो जीता वो सिकंदर नहीं है, आज के टाइम में जो सीखा वो सिकंदर है। तो चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, खुद से जानना पड़ेगा, तब आज के टाइम में नॉलेज इज द बेस्ट पावर। नंबर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी स्किल डेवलपमेंट कितना बढ़िया है और आप कैसे लोगों को बता सकते हैं, है ना। तो आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे, इसके अगले पेपर को अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में आप भी बने रहिएगा साथ में, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।